हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। खास बातचीत उनसे करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मसलों को लेकर के। सबसे पहले प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रैशनलाइजेशन को लेकर के जो मुद्दा सामने आ रहा है उसको लेकर के सरकार का क्या कहना है, कितनी भर्तियां सरकार शिक्षा विभाग के अंदर करने जा रही है, इन सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री जी से लेते हैं। सर, किस तरीके से रैशनलाइजेशन को लेकर के विपक्ष लगातार जो निशाना साध रहा है और दूसरी तरफ भर्तियों को लेकर के किस प्रकार की तैयारी है शिक्षा विभाग की? देखिए, रेसिलिएशन तो कभी भी होगा तो पॉजिटिव ही होता है। मैं नहीं समझता उसको नेगेटिव कैसे बना सकता है कि कहाँ कितने टीचरों की ज़रूरत है। अगर ये सारी की सारी व्यवस्था ठीक तरीके से करते हैं तो मैं समझता हूँ उसका लाभ ही है। अब हमने जो अभी ये ट्रांसफ़र चलाई है, ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई है, तो उसमें साथ साथ रेसिलाइजेशन भी हम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मान लीजिए बच्चे बहुत ज़्यादा थे और टीचर कम थे तो हमारा प्रयास है कि वहाँ हम और टीचर भेजें, और जहाँ टीचर ज़्यादा थे ताकि उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र दें। कुछ इस प्रकार की भी बात आ रही थी कि कुछ पीजीटी टीचर हमारे पास थे जिनके पास केवल 2 पीरियड थे। हमारा मानना है कि डेली उसके पास 6 पीरियड होना ज़रूरी है, यानी कि एक सप्ताह में 36 पीरियड उसके पास होने चाहिए। तो हमारा प्रयास रहा कि ज़्यादातर ऐसा हो और लगभग सभी को इस प्रकार का काम दिया गया ताकि 36 पीरियड उसके पास रहे। तो मैं समझता हूँ इससे लाभ है। लेकिन ये जिस प्रकार से मर्ज होने की बात कही जा रही, मर्ज होने को इन्होंने ऐसा समझ लोगों को बहकाने का काम किया कि इस प्रकार से स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता में कहीं एक भी स्कूल हमने बंद नहीं किया। ये कहते हैं कि हमने 5000 स्कूल बंद कर दिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 5000 स्कूल जहाँ बंद किए तो उनकी कोई सूची दे दें। मैं 50 की सूची दे दें, 50 की नहीं दे सकते, 5 स्कूलों की सूची दे दें कहीं है तो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इसको सुन रहे, पूरे हरियाणा में 6000 कुछ गाँव हैं, और अगर 5000 स्कूल बंद होंगे तो 6 गाँव में से एक स्कूल बंद हो जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा है कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने आसपास के 20 गांव में देख लेंगे कहाँ स्कूल बंद होया, कहीं स्कूल नहीं बंद होया। ये केवल और केवल झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, कोई इसमें सत्यता नहीं है। जहाँ तक टीचरों की भर्ती की बात है, हमने 11,500 से ज़्यादा टीचरों के लिए लिख के दिया है, और जल्दी हमारा कर्मचारी चयन आयोग जो है जिसने अभी वैकेंसी निकाल भी दी है और एडवर्टाइज कर दिया उसने, 7,500 से ज़्यादा जो टीजीटी है उनके लिए कर दिया। और ऐसे ही एचपीएससी भी जल्दी पीजीटी के लिए भी करने वाली है। इसी प्रकार से 11,500 से ज़्यादा भर्तियाँ हैं ये, और ये भर्तियाँ अभी होंगी। और इसी प्रकार से जल्दी जो हायर एजुकेशन है वहाँ भी वैकेंसी निकलने वाली है, वो भी एचपीएससी निकालेगी। तो जल्दी में भर्ती पूरी करेंगे। डॉक बेसिस पे भी कुछ लेके आप कौशल विकास निगम के जरिए भी कुछ टीचर भर्ती देखिए, करेंगे? अभी इसमें जितनी भी कमी रहेगी, मैंने पहले भी कहा है कि हमारा अनुमान है कि लगभग 15,000 के आसपास जो हमारे पास शॉर्ट है। लेकिन ये 15,000 कोई निश्चित नहीं है कि 15,000 है, हमारा अनुमान है। जो अधिकारियों ने मैं अनुमान दिया वही अनुमान मैं आपको बता रहा। हो सकता है कि सारा रेसलेशन करने के बावजूद भी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो इसलिए हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखी थी कि अगर ज़्यादा है तो फिर हम कौशल विकास के माध्यम से रख लेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने वो सारा अप्रूव कर दिया। और अगर कुछ टीचरों की इससे ज़्यादा कमी रहेगी तो निश्चित तौर से उसके माध्यम से टीचर पूरे करेंगे। ठीक है सर, एक टैब को लेकर के भी एक विषय आया था विधानसभा में भी, ये विषय कुछ विपक्षी विधायकों ने उठाया था कि टैब के अंदर जो शिक्षा से संबंधित जो सॉफ्टवेयर है उसे चलने की जगह दूसरी साइट्स उसके अंदर खुल रही हैं, दुरुपयोग उसका छात्र कर रहे हैं। इसको लेकर के अभी हाल ही में कुछ आदेश भी शिक्षकों को दिए गए थे कि वे भी इस पर कहीं ना कहीं आईटी विभाग के बाद अब शिक्षक भी इस पर ध्यान दें कि वो केवल पढ़ाई के लिए ही टैब इस्तेमाल करें। देखिए, मुझे जिस प्रकार की जानकारी उन्होंने दी थी, हमने बात की थी उसमें, लेकिन उसमें कोई इतनी घटनाएं अभी तक एक सिंगल घटना भी हमारे सामने साफ साफ आई नहीं है। केवल ये प्रचार था, कुछ लोगों ने कहा कि इस प्रकार का भी हो रहा। हमारे पास कोई इस प्रकार की घटना की जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें जहाँ हमारी जिम्मेदारी है वहाँ परिवार की भी जिम्मेदारी है कि माँ बाप भी उसका ध्यान रखें। अगर मान लो एक साधन हमने मुहैया करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की बन गई, सरकार ही उसका सारा ध्यान रखेगी। मेरा बच्चा है तो मैं भी उसका ध्यान रखूँगा कि वो कोई इस प्रकार की साइट ना चलाए। हालांकि उसमें व्यवस्था नहीं है, लेकिन आजकल बहुत इस प्रकार के लोग हैं जो उसको भी लांग जाते हैं। हालांकि हमने उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि उसमें केवल और केवल जो आपका सिलेबस से संबंधित मामला है वो इसमें चलेगा। और हमने उसमें ये भी व्यवस्था कर रखी है कि अगर वो दूसरा चलाने का वो कोशिश करेंगे तो सॉफ्टवेयर उसका उड़ जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था की है। पर फिर भी मैं देखो एक बात कहना चाहूँगा कि इसको केवल और केवल ये ना करें कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है, टीचरों की जिम्मेदारी, सब उनकी जिम्मेदारी, बाकी परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरा बच्चा है तो मेरी जिम्मेदारी
भी उसके साथ साथ है, तो मैं भी उसका ध्यान रखूँ। अगर हम मिलकर काम करें, मैं नहीं समझता है कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, अभिभावक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को दे रखी है इस प्रकार के। हम सरकार ने तो उनको दिया ना जिनके पास, जो अभावग्रस्त लोग थे, जिनको लगा कि उनके अभिभावक ले के नहीं दे सकते। हमारी भावना ये थी कि अगर अभिभावक नहीं ले के दे सकते बच्चे को इस प्रकार का वो, तो हम भी तो अभिभावक ही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभिभावक की भूमिका निभाई कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, तो हमने की। तो लेकिन ये दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं नहीं समझता कि केवल इसके कारण किसी चीज़ की आलोचना की जाए, मैं इसको उचित नहीं मानता। सर, कुछ जगह ये भी देखने के लिए मिला है कि जो छात्र हैं अब सरकारी स्कूलों का रुख एडमिशन को लेकर के जो है वो कम करते नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से आप बता देंगे? नहीं 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 नहीं, सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ रही है पहले से। पिछली बार 3.5 लाख की संख्या बढ़ी थी हमारी, और मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हम अपने कार्यकाल में 50% कर देंगे। पहले 40% सरकारी स्कूलों में थे, और 50% जो थे ना, 60% जो थे वो प्राइवेट में थे। हमने कहा था कि भी हमारा जब कार्यकाल पूरा होगा तो तब तक हम 50-50 कर लेंगे इसको। तो और मैं ये दावे के साथ कह रहा कि निश्चित तौर से 50-50 होगा। और जो हमारे मॉडर्न संस्कृति स्कूल खुले आजकल आप देख रहे होंगे, उसमें काफ़ी डिमांड है, और उसके लिए काफ़ी सिफारिश से भी आ रही है कि हमारे बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। जैसे प्राइवेट में लोग सिफारिशें करते थे, ऐसे आज सरकारी स्कूल में कर रहे हैं। और आप देखोगे कि आने वाले टाइम में ये बराबर संख्या हम कर देंगे। मिड डे मील को लेकर के भी कई जगह ये जानने के लिए मिला है कि जो फ्लेवर्ड मिल्क मिलना चाहिए पाउडर्ड मिल्क के साथ, वो नहीं मिल रहा है काफ़ी समय से। इसको लेकर के भी कोई संज्ञान आपने? देखिए, कोरोना के दौरान इस प्रकार की स्थिति रही कि हम वो सारी चीज़ बांट नहीं सके, लेकिन ये फ्लेवर्ड मिल्क हम ने देने का किया था। अगर अभी कुछ इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूँगा। हालांकि मेरी जानकारी में अभी आई नहीं बात, ये आप ही के माध्यम से अभी मुझे पहले पता चला है कि इस प्रकार की कोई बात आई है। तो निश्चित तौर से मैं इसका पता करूँगा, अगर नहीं मिल रहा तो जल्दी इसको शुरू करेंगे। सर, इसके अलावा आपके पास वन विभाग की भी जिम्मेदारी है। एक और पराली प्रबंधन को लेकर के भी सरकार लगातार काम कर रही है, एनसीआर क्षेत्र के अंदर प्रदूषण ना हो। दूसरी तरफ हाल ही की में मोरनी के अंदर पौधे लगाने को लेकर के भी ये जानने के लिए मिला था कि वहाँ भी अनियमितताएं जो हैं उसको लेकर के बढ़ती गई हैं। उस पर क्या? देखिए, एक कंप्लेंट आई थी कि जितने पौधे दिखाए गए उतने पौधे लगाए नहीं गए। देखिए, कंप्लेंट तो बहुत आती है। अब कंप्लेंट का मतलब ये नहीं कि जिसको कंप्लेंट करने वाला है वही सत्य है, ऐसा तो नहीं है। उसकी इंक्वायरी कराई थी, तो उसकी इंक्वायरी हमने दे दी। अगर इस प्रकार की कोई बात होगी कि सिद्ध होगी ऐसी बात कि मान लीजिए उसने कहा कि मैं इतने 1000 पेड़ लगाए और उतने पेड़ ना लगाए कि उसने कम लगाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पर्यावरण को लेकर के, पराली प्रबंधन को लेकर के, स्वच्छ तो जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अब कुछ लोग जिद करते हैं इस बात की कि नहीं हम तो जलाएंगे पराली। तो पराली जलाने किसका नुकसान कर रहे हैं? मैं अपने ही नुकसान तो कर रहा। मैं अपनी ज़मीन को ऐसा ऐसा बंजर करता दे रहा। तो अगर बार बार मैं ऐसी चीज़ों को जलाता रहूँगा खेत में, तो एक दिन क्या आएगा कि ज़मीन बंजर हो जाएगी। और मेरे पास दूसरा काम नहीं आता, मुझे या मेरे बच्चों को काम आता है खेती करना। तो मैं समझता हूँ किसान को जागरूक होना चाहिए, उसको उसके विचार। खाली इस बात पे ना अड़ जाओगे भाई दिल्ली ने कह दिया कि हमारे यहाँ पोल्यूशन। दिल्ली के पोल्यूशन के बाद छोड़ दो, पोल्यूशन मेरा तो पहले रहा। दिल्ली तो बहुत बाद में जाएगा, पहले तो मेरे घर में रहा वो, या मेरे आसपास है रहा। तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, और उसके लिए जो मशीनें हैं वो भी उपलब्ध कराई, और उनमें बड़ी मात्रा में 85% तक सब्सिडी उसमें दी है, और उससे किसान को लाभ भी है, उसको बेच भी सकता है। तो ये मिलजुल के करने का काम है। हालांकि मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में जो किसान है उसने सहयोग किया, बड़ी संख्या में। कुछ थोड़े से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की जिद करते हैं, सरकार उनके खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई भी कर रही है। अगर कोई इस प्रकार का करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कार्रवाई तो देखिए मजबूरी है करना। हम कार्रवाई कुर्रवाई के उसमें नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मिल के सारे हम सबकी जिम्मेदारी, पर्यावरण को ठीक रखना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसको ठीक तरीके से रखें, और इस जमीन को स्वस्थ रखना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जमीन को अगर कोई सोचता है कि मैं मालिक हूँ उसका, बस सब कुछ मैं हूँ, उसका कुछ भी कर दूँ मैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सारा कुछ जमीन से ही चलने वाला। केवल मेरा पेट नहीं जमीन पालती, इस सारे देश का, समाज का, जो चाहे वो मजदूरी करने वाला है, चाहे वो डॉक्टरी करने वाला है, चाहे कोई भी है, सब के सब इसी के ऊपर निर्भर है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। धरती हमारी माँ है, और अगर इस प्रकार से उसको नष्ट कर देंगे तो बहुत भयंकर परिणाम है। मैं समझता हूँ किसान तो, मैं तो ऐसे बहुत से किसानों को जानते हैं जो परमात्मा से भी ज़्यादा धरती को मानते हैं। वो क्या, असली तो हमारा तो परमात्मा ही धरती है, हमारी तो माँ ही धरती है, सब कुछ है। तो उसके लिए वैसा ही भाव भी मन में होना ही चाहिए। कार्मल स्कूल में घटना हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, जब वो खोखला पेड़ गिर गया था, उसके बाद प्रदेश के अंदर भी क्या खोखले जो पेड़ हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है ताकि हादसे से बचा जा सके किसी भी प्रकार? देखिए, इस प्रकार की कोई कंप्लेंट हमारे पास आएगी अगर कि कहीं खोखला पेड़ है ऐसा जिससे कोई खतरा है, तो निश्चित तौर से उसको हम काट देंगे।
उस पर ध्यान। कोई विभाग की तरफ से भी कुछ चिन्हित किया जाएगा, जो पुराने पेड़ है उनको ध्यान में रखा जाए? देखिए, हमने सफेदे के बारे में तो किया है कि हमने जो 40 साल से पुराने पेड़ हैं उनके लिए कहा है कि उनको काट दें, और उसमें काम कर भी रहे हैं हम। और मेरा मानना है कि 40 साल के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाती है, उसको भी काट ही लेना चाहिए। तो उस पर सफेदे में तो हमने किया है, लेकिन दूसरे पेड़ इस प्रकार के देखिए, कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें होती नहीं, उसको इसकी उम्र हम निश्चित नहीं कर सकते। हमने तो हालांकि उसकी पेंशन लगा दी, जो दूसरे पेड़ हैं तो उसकी तो हमने पेंशन लगा दी कि अगर वो 70 साल से बड़ा होगा तो हम उसको सालाना इतनी पेंशन, जितनी हम बुजुर्गों को देते हैं इतनी पेंशन उसको देंगे। हम तो उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई खोखला है, पेंशन लगाइए सर। जितनी 2500 रुपये पेंशन जो है जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है वो 2500 रुपये ही हम उसको देंगे। कितने पेड़ हैं सर, कुछ ऐसी कुछ आइया कुछ आंकड़ा? देखिए, वो मेरे ख्याल के लगभग 4000 के आसपास पेड़ हैं जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। हमारी सोच है, देखिए, एक जो पुराना पेड़ है, आपने भी एक फीलिंग हुई होगी, जो बहुत पुराना पेड़ होता है ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग है और उसको सारी बातों का पता है जो जो आज से घटना घट रही है सारी की जान। तो एक अच्छी फीलिंग होती है उसके, और उससे उसमें बहुत सी ऐसे भी फायदे हैं कि जैसे उसमें खोखर होती है, खोखर समझ रहे हैं ना, उसमें एक खड्डा सा होता है बनाया, तो कुछ पक्षी जो है ना उसमें अंडे देते हैं, तो पर्यावरण के लिए भी वो जरूरी है। तो उसके लिए हमने किया है। लेकिन अगर जिस प्रकार का आप कह रहे हैं खतरा है, अगर कोई पेड़ गिरने वाला, अगर इस प्रकार का कोई हमारे पास इस प्रकार की कोई आती है तो उसमें काट। एचटेट को लेकर के भी एक सवाल है सर। एचटेट को लेकर के बीएसएन से है कि उसकी मान्यता कितने समय तक रहेगी, क्या कुछ सरकार उस पर संज्ञान ले रही है सर? देखिए, उसका मैंने कहा है कि हम उसको लाइफ टाइम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नहीं, हमने सैद्धांतिक रूप से तो ये विचार कर लिया उसको लाइफ टाइम करने का, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है उस प्रकार का नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे उसके साथ बातचीत करके, तो मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करके उसके बारे में। अंतिम सवाल है सर, आदमपुर उपचुनाव की घोषणा होगी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार भी वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव जीते थे, और कुलदीप बिश्नोई जी ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वोट वहाँ पे प्राप्त किए थे। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उस सीट को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। जिस प्रकार से विकास के काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बिना किसी भेदभाव के कर रही है। भले ही कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के कामों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। और मैं चुनौती कौन रहेगा, आप या कांग्रेस आपके लिए वहाँ? क्योंकि शिक्षा को खासतौर से टारगेट आम आदमी पार्टी कर रही है हरियाणा। नहीं, कोई टारगेट नहीं है। देखिए, केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हैं, तो वही टारगेट है। अब अगर वो हैं तो अभी नेशनल सर्वे आया तो जरा दिल्ली को दिखा दें कहाँ है, जो उनकी दिल्ली है ना जिसका बार बार वो दे रहे हैं, तो उसको दिखा दें कहाँ है दिल्ली। भले ही पंजाब चाहे अच्छी पोजीशन में आया, तो पंजाब तो पिछली बार भी अच्छी पोजीशन में, जब इनकी सरकार थी तब भी अच्छी पोजीशन में था। जहाँ इनका मॉडल है ना उस मॉडल को दिखा दें कहाँ है, उस सर्वे में कहीं भी नहीं है। तो ये केवल कांग्रेस रहेगी फिर चुनौती? देखिए, तो चुनाव शुरू होगा, मैं तो समझता हूँ ऐसे ही है कि कांग्रेस के साथ ही मुकाबला रहेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे, और सीधे तौर पर एक और जहां शिक्षा विभाग के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, तो वहीं पर वन विभाग के अंदर भी किस तरीके से काम किया जा रहा है उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर वो देते हुए नजर आए। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़।